हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स अकेडमी। जैसा कि हम लोगों का इनकम टैक्स का सीरीज चल रहा था, जिसमें यूनिट 1 रेसिडेंशियल स्टेटस निवासी स्थिति से संबंधित मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग यूनिट 2 इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो आ चुकी है और आज है पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 2 में प्रिक्विटीज, अनुलाभों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी, और एक देखते हैं अन्य कर्मचारी, अदर एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी। ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनको 2 टाइप की सुविधाएं प्रदान की जाती है। एक होता है आपका अनफर्निश्ड हाउस, जिसको बोला जाता है असुसज्जित मकान, और दूसरा होता है फर्निश्ड हाउस, जिसे बोला जाता है सुसज्जित मकान। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर असुसज्जित मकान, अनफर्निश्ड हाउस का मतलब ओनली उसको मकान दे दिया गया है, उसमें कोई भी जैसे फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह की कोई भी सुविधाएं अन्यत्र नहीं दी गई हैं, तो उसको अनफर्निश्ड हाउस बोला जाता है। और जिस मकान में मकान के साथ साथ उसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह अगर ये सब प्रोवाइड किया जाता है तो उसे सुसज्जित मकान बोला जाता है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अनफर्निश्ड हाउस, जो असुसज्जित मकान रहेगा उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो अगर ये सरकारी कर्मचारी के लिए अनफर्निश्ड हाउस, असुसज्जित मकान का मूल्यांकन कैसे निर्धारित किया जाता है, तो सरकारी नियमों के आधार पर जितना मूल्य इसका निर्धारित रहता है, जितना मूल्य इसका निर्धारित रहेगा, उतने मूल्य, निर्धारित मूल्य के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो जो भी इसका निर्धारित मूल्य रहेगा वह राशि सरकारी कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य माना जाएगा, किराए से मुक्त रेंट फ्री हाउस का मूल्यांकन माना जाएगा। अब बात करते हैं, अगर यही सुसज्जित मकान होगा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को सुसज्जित मकान प्रदान किया जाता है तो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग असुसज्जित मकान का, जो असुसज्जित, जो अफर्निश्ड हाउस है, असुसज्जित मकान का जो भी निर्धारित मूल्य रहेगा वो निर्धारित मूल्य लिखेंगे, जितना भी था सरकारी नियमों के अंतर्गत वो वाला अमाउंट आ जाएगा। सेकंड, उसमें हम लोग ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे फर्नीचर का, फर्नीचर की लागत का 10%। याद रखिएगा, ये जो लागत रहता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर इसका डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, तो फर्नीचर की लागत का 10% निकालेंगे, 10%, या तो फिर हम लोग निकालेंगे फर्नीचर का किराया। जो फर्नीचर का जो भी रेंट या जो भी किराया रहेगा, दोनों में जो भी हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा वो वाला अमाउंट लिखेंगे। देन उसके बाद हम लोग इन दोनों का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक लेस करेंगे। कौन सा चीज माइनस करेंगे जी? अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से उसका जो बॉस होता है, उसका जो ऑनर है, उससे कोई अमाउंट चार्ज करता है, तो वह कर्मचारी द्वारा देय राशि, अगर किसी टाइप की राशि या किसी प्रकार का कोई मूल्य उससे काटा गया है उसके सैलरी से, तो वो अमाउंट माइनस कर दिया जाता है, और जो अमाउंट आएगा वो उसका क्या कहलाएगा जी? सुविधा का मूल्य, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य। इस तरीके से हम लोग सरकारी कर्मचारियों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पहले तो अगर अनफर्निश्ड हाउस है तो उसमें जितना सरकारी नियमों के अंतर्गत जितना भी उसका निर्धारित मूल्य है वही मूल्य निर्धारित किया जाएगा, और उस जितना मूल्य आया उसी को उसकी सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अगर सुसज्जित मकान है, मतलब उसको मकान के साथ साथ फर्नीचर वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है, तो पहले तो असुसज्जित मकान का जो भी मूल्य है, जो भी प्राइस है, वो वाला लिखेंगे, जो फिक्स प्राइस है, निर्धारित मूल्य। सेकंड, हम लोग करेंगे ऐड कर देंगे इसमें फर्नीचर की लागत का 10%। अगर मान लेते हैं फर्नीचर का कॉस्ट नहीं दिया है या रेंट वाला है, फर्नीचर का रेंट है, तो रेंट की वैल्यू को ऐड कर देंगे। जो भी टोटल आएगा, अगर उसमें किसी भी एम्प्लॉय के थ्रू अगर उसके बॉस को कोई भी अमाउंट पे किया गया है, तो वो अमाउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब देखते हैं हम लोग
अदर एम्प्लॉय, अन्य कर्मचारी के संदर्भ में क्या क्या डाटा दिए हैं। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर मकान, जो मकान है मतलब जिस मकान को किराए पर दिया जा रहा है वो मकान अगर नियोक्ता का हो, नियोक्ता मतलब हो जाएगा एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर है नियोक्ता है अगर उसी का मकान है तो क्या कंडीशन बनेगा। और अगर मकान किराए पर लेकर के, उसका जो ओनर है वो किराए पर लेकर के अपने एम्प्लॉय को देता है, हायर करके अगर अपने कर्मचारी को मकान की सुविधा प्रदान करता है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो इसमें देखते हैं अगर यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले तो अगर शहर की जनसंख्या, यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का मूल्य निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर पहले इसके तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट है जिस शहर की जनसंख्या अगर 25 लाख से अधिक होती है, 25 लाख से अगर अधिक होगा तो वहां वेतन का 15% मूल्य माना जाएगा। तो वेतन का कितना प्रतिशत मूल्यांकन किया जाएगा जी? 15%। तो अगर जिस शहर की जनसंख्या जहां नियोक्ता ने उसको मकान दिया हुआ है और मकान नियोक्ता का ही है तो वेतन अगर 25 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वेतन का 15% किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख और 25 लाख के मध्य होती है, मतलब 10 लाख से अधिक और 25 लाख से कम है, तो वहां वेतन का 10% ही हम लोग उसका किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य मानेंगे। तो अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से 25 लाख के मध्य में है तो वेतन का 10%। और ये जो जनसंख्या है जनरली क्वेश्चन में बता दिया जाता है, जनसंख्या दे दी जाती है। अगर जनसंख्या नहीं दी रही तो किसी क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं जो भी महानगर है वहां की जनसंख्या तो 25 लाख से अधिक होगी ही, और जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी मतलब जितने भी स्टेट है उनके कैपिटल तो 25 लाख से अधिक का पॉपुलेशन वहां पे रहता है, निवास करता है। और अगर अन्य शहर बच जाते हैं तो उनमें हम लोग फिर उन शहर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल होगा। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, जहां जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से कम होती है, 10 लाख से कम होगा तो वहां पे वेतन का 7.5%, 7.5% क्या होगा जी? किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यहाँ पे वेतन वर्ड आ रहा है, उसको मैं बाद में बताऊंगा वेतन में क्या क्या चीज ऐड करेंगे। तो अभी तीन कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मकान नियोक्ता का है मतलब एम्प्लॉयर का है तो अगर नियोक्ता का मकान है तो वहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जहाँ पे अगर 25 लाख से अधिक की जनसंख्या है उस शहर में तो वहाँ वेतन का 15% किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक और 25 लाख से कम है मतलब इन दोनों के मध्य है तो वहां वेतन का 10% निकाला जाएगा। और शहर की जनसंख्या जहां 10 लाख से कम होती है वहां वेतन का 7.5% रेंट फ्री हाउस का मूल्य माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर मकान किराए पर लेकर के उसका जो नियोक्ता है किराए पर लेकर के अगर कर्मचारी को देता है तो वहां पे कैसे कंडीशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले किराए का मूल्य जो उसके नियोक्ता ने चुकाया है, तो जितना किराए का मूल्य हो, उचित किराया भी बोलते हैं, फेयर वैल्यू बोलते हैं, या रख रखाव का मूल्य, जो भी किराए का मूल्य रहेगा वो वाला अमाउंट लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन रहता है इसमें वेतन का 15%, वेतन का 15%, ठीक है। तो किराए का मूल्य जो भी अमाउंट आया और वेतन का 15%, इन दोनों में जो भी न्यूनतम राशि रहेगी, जो भी लिस्ट अमाउंट रहेगा, तो जो भी न्यूनतम राशि रहेगी जी, लिस्ट अमाउंट रहेगा, उसको हम लोग क्या मानेंगे जी? इसमें से रेंट फ्री हाउस का मूल्य मानेंगे। तो ये हो जाएगा न्यूनतम राशि। अगर ये अनफर्निश्ड हाउस दिया है तो यहीं तक बनाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देता है फर्निश्ड हाउस है मतलब सुसज्जित मकान है, सुसज्जित मकान है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मकान सुसज्जित है तो फर्नीचर की लागत का, कॉस्ट का 10% या फर्नीचर का रेंट जो भी किराया है वो चार्जेबल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर कर्मचारी द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा कोई भी अपने एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को कोई भी राशि प्रदान की गई है, कोई भी राशि पेड की गई है, तो वो राशि माइनस कर दिया जाएगा और जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा ये देखते हैं। अभी हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वेतन का 15%, वेतन का
10%, सैलरी का 7.5%। तो ये परसेंटेज निकालेंगे, बट ये वेतन में क्या क्या चीज ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं वेतन में कौन कौन सी चीजों को ऐड किया जाता है मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए। जैसे वेतन का 15%, वेतन का 10%, वेतन का 7.5%। तो इसमें वेतन में कौन कौन सी चीजों को ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, मूल वेतन आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा मूल वेतन। उसके बाद बात करते हैं तो डियरनेस पे, महंगाई वेतन या तो महंगाई भत्ता। ये महंगाई वेतन रहेगा तो इसको तो हमेशा ऐड करेंगे ही, बट अगर ये भत्ता है तो इसमें सेवा शर्तों के अधीन, सेवा शर्तों के अधीन, ये वर्ड को जरूर देखिएगा। सेवा शर्तों के अधीन अगर लिखा हुआ है, इफ अ पार्ट ऑफ ए सैलरी, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है तो ही तो ऐड करेंगे, नहीं तो हम लोग डियरनेस अलावेंस महंगाई भत्ते को ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद बोनस, जो भी बोनस रहेगा वो ऐड करेंगे। कमीशन, ये भी ऐड हो जाएगा। इंटरटेनमेंट अलावेंस, ये भी ऐड हो जाएगा। और अदर टैक्सेबल अलावेंस, जो भी अन्य कर योग्य भत्ते, जो भी अन्य कर योग्य भत्ते रहते हैं, इनको ऐड किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी नियोक्ता द्वारा जो भी नगद में इसको प्राप्त होगा, जिस कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा नगद में जो भी भत्ते प्राप्त होते हैं, उन सभी भत्तों को मूल वेतन के साथ जोड़ करके हम लोग वेतन बोलेंगे। और इसी वेतन का 10%, 15%, 7.5% निकाला जाएगा किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य निकालने के लिए। तो ये था वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद जी।